Hello students, I hope you are all good. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. So आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बीजगणित। इसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर का नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। तो चलो शुरुआत करते हैं सीक्वेंस से। सीक्वेंस क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस का। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है या नंबर ऑफ सेट है 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो 2 है, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। इन सब के बीच में एक रिलेशन है। यहां पर देखें तो 1 में अगर 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, एंड 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। इसी तरीके से n टर्म्स तक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हर टर्म में ऐड 1 करने पर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। कोई और एग्जांपल में देखिए, जैसे कि हमारे पास 2 4 6 8 और अप टू n टर्म्स तक है। यहाँ पर अगर ऑर्डर देखें तो 2 में कितना प्लस करें, 2 ऐड करें 4 के लिए, 4 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे 6 के लिए, एंड 6 में प्लस 2 करेंगे 8 के लिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ रहा है, और इसलिए हम इसको कहते हैं सीक्वेंस। यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करनी है कि हर आपके जितना भी नंबर है, जितने भी नंबर्स है, उनके बाद कोमा लगाना है। और यहाँ पर इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट्स को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर आपकी 2 है, 4 6 8, आगे की जितनी भी आपके नंबर्स होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे आपके, 2 4 6 8, इसी तरीके से आगे की टर्म्स। क्लियर। तो हमने दो चीज सीखी कि हमारे पास एक अगर पैटर्न फॉलो होता है, ऑर्डर फॉलो होता है एक स्पेसिफिक, तो हम क्या कहते हैं, वो एग्जांपल हो जाएगा सीक्वेंस का, जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रम। क्लियर। और यहाँ पर जो भी हम नंबर्स लेते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनको हम कहते हैं टर्म्स। हिंदी में कहें तो पद। इसका मतलब कि हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो हमारा ऑर्डर और दूसरी हमारी टर्म्स। यहां पर दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो यहां पर सीक्वेंस दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज फाइनाइट एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट। इनको हिंदी में क्या कहेंगे, परिमित और अपरिमित। देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि फाइनाइट सीक्वेंस है, तो फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा कि हमारे पास जितने भी टर्म्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट में कौन से टर्म्स होंगे, जहां पर आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिले, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल होगा तो फाइनाइट और इनकाउंटेबल होगा तो इनफाइनाइट। क्लियर। अब इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास अगर दो तरीके के सीक्वेंस हैं, तो सीक्वेंस अगर कुछ आपको स्पेसिफिक टर्म्स में मिले, जैसे कि आप कहें सीक्वेंस with specific pattern are called progression। क्या कहा है हमने कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करने वाला सीक्वेंस आता है तो हम कहते हैं
उसको प्रोगेशन। प्रोगेशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? श्रेणी। यहाँ पर प्रोगेशन की डेफिनेशन आपने समझी और प्रोगेशन में आप टाइप्स भी समझिए कि टाइप्स ऑफ प्रोगेशन कितने होते हैं? 3। टाइप्स ऑफ प्रोगेशन आपके पास 3 है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोगेशन, तो आप कहेंगे अरिथमेटिक प्रोगेशन। सेकेंड इज आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोगेशन एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोगेशन। हिंदी में समझते हैं तो अरिथमेटिक प्रोगेशन को आप कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते हैं प्रोगेशन को, और ज्योमेट्रिक प्रोगेशन को क्या कहते हैं आप? गुणोत्तर श्रेणी। एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोगेशन, आप इसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। क्लियर? तो आपके पास 3 तरीके की श्रेणी है। फर्स्ट इज समांतर, सेकंड इज गुणोत्तर एंड थर्ड इज हरात्मक। तो सबसे पहले हम बता दें कि हार्मोनिक जो प्रोगेशन है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम 2 ही चीजों को डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोगेशन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एपी एंड जीपी। तो इनको डिस्कस करने से पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सीरीज। तो चलिए बनाते हैं सीरीज की। सीरीज आपकी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं श्रेणी, क्या होती है? देखिए यहां पर अगर सम ऑफ सीक्वेंस या सम ऑफ टर्म्स सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, मतलब कि जितने भी सीक्वेंस थे, मान लीजिए हमारे पास जो सीक्वेंस था वो था A1, A2, A3, इसी तरीके से अप टू n टर्म्स तक। अगर हम कहें कि हमें बताना है सीरीज, तो सीरीज में क्या बताएंगे? हमने कहा कि सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीक्वेंस, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरीके से आपको कहां तक ऐड करना है? अप टू n टर्म्स तक। क्लियर? तो सीक्वेंस का जब हम सम करते हैं तो हमें मिलती है सीरीज, जिसे आप कहते हैं श्रेणी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये एक जर्नल फॉर्म है या जर्नल एक्सप्रेशन है, तो एग्जांपल से समझिए। हमने लिया था 5, 10, 20, 40। अगर ये एक सीक्वेंस है तो सीरीज क्या होगी? इसकी सीरीज होगी, हमें ऐड का साइन लगाना है, हर टर्म के बाद ऐड का साइन। 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40, यहां पर हमें क्या मिल गया? एक सीरीज मिली है जिसमें हम पढ़ रहे हैं 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40। सीरीज समझ में आई? कोई और एग्जांपल लीजिए। हमने लिया था 2, 4, 6, 8 एज सून एज n टर्म्स। इसको हम सीरीज में कैसे शो करेंगे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और आपकी आगे की टर्म्स लिखेंगे। क्लियर? तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको डेफिनेशन समझ में आई कि क्या डिफरेंस है और क्या इनकी डेफिनेशन है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज बताइए, तो आप क्या कहेंगे? कि हमारे पास है A1 प्लस A2 प्लस A3 और ऐसे ही n टर्म्स तक। लेकिन आपसे पूछा जाए सम ऑफ सीरीज बताइए, तो कैसे बताएंगे? यहां पर ध्यान रखिए कि अगर आपसे सम ऑफ सीरीज पूछा जाता है, सम ऑफ सीरीज में एक्चुअली हम क्या करते हैं? जितने भी टर्म्स हैं उनका ऐड। जैसे कि हमारे पास 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 थे, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या रिजल्ट देगा? 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 75। कब होगा? जब आपसे पूछा जाए सम ऑफ सीरीज बताइए। ठीक है, तो श्रेणी का योगफल क्या होगा? आपका 75। बट आपसे पूछा जाए कि सीरीज क्या है, तो आप कहेंगे 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट बात थी कि सम ऑफ सीरीज और सीरीज में अंतर क्या है, कभी आप दोनों को आपस में रिलेट कर दें। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एपी था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है?
तो बात करते हैं एपी की, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ये क्या होती है? ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन मिले। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, 2 4 6 8 10 अप टू n टर्म्स। इसमें एपी कैसे पता चलेगा? हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस है 4 - 2 2। अगर हम देखें 4 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है? 6 - 4 इक्वल्स टू 2। आप 8 - 6 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 2। एंड 10 - 8 करेंगे, वैल्यू क्या होगी? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। अगर हम हर टर्म में 2 ऐड करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है। क्लियर? तो ये कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलता है हर टर्म्स के बीच में। अगर हर टर्म्स के बीच में हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलता है तभी हम कहते हैं कि वो हमारा जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने लिया 5 10 20 40। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है और इसमें अगर मुझे ये देखना है कि क्या ये एपी है तो क्या कहेंगे कि सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। तो 10 - 5 क्या होगा? 5 होगा। 20 - 10 क्या होगा? आपके पास 10 होगा। 40 - 20 क्या होगा? आपके पास 20 होगा। तो क्या ये एपी को शो करते हैं? नहीं करते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं 5 10 20 यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। तो 5 10 20 40 हमारे एपी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम ये होता है कि आप हर टर्म्स का कॉमन डिफरेंस चेक करें कि क्या ये एपी को शो करते हैं। अगर ये शो करते हैं तो आगे जो पूछा जाएगा आप तब सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर आपके पास आता है 100 95 90 85 80, इसी तरीके से n टर्म्स तक। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इनका डिफरेंस क्या है? 95 - 100 क्या होगा? -5 होगा। आपके पास 90 - 95 क्या होगा? -5। 85 - 90 क्या होगा? -5। इसी तरीके से आप आगे की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है तो इट्स कॉल्ड एपी। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या देखा? 100 के बाद 95 है, 95 के बाद 90, 85 80। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास जो वैल्यू थी वो 100 से नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है? रिड्यूस एपी है, क्योंकि हमारे पास जो भी टर्म्स मिल रही हैं वो कैसी मिल रही हैं? रिड्यूसिंग। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग एपी। ठीक है? या फिर दूसरा नाम डिक्रीजिंग एपी। अगर आप ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपके पास टर्म्स थी 2 4 6 8 10। आगे क्या आएंगी? इससे ज्यादा आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 1 बाय 1 टर्म्स मिल रही है वो इंक्रीजिंग है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एपी। क्लियर? तो हमने दो तरीके की एपी पढ़ी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 2 2 2 2। क्या ये एपी है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज हमारी डेफिनेशन क्या कहती है एपी की कि हर टर्म्स में एक कॉमन क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 - 2 क्या होगा? 0। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में 2 - 2 0, एंड इन दोनों टर्म्स के बीच में भी आप देखते हैं 2 - 2 0। तो ये जो आपको क्या मिला है? कॉमन डिफरेंस मिला है, 0 0 एंड 0। क्लियर? तो यहां से आपने देखा कि अगर कॉमन डिफरेंस मिलता है तो इट्स कॉल्ड एपी। यहां तक आपको आई होप क्लियर है कि एपी कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एपी है हमारा।
इसके बाद बात करते हैं कि अगर मुझे रेंडमली nth टर्म निकालना हो, जैसे कि अभी दोबारा से ये एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 10 वाला। इसमें मुझे फाइंड करनी है 60th टर्म। अगर मुझे 60th टर्म फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे पास +2 करते हुए हम 60th टर्म तक जाएंगे, और इतना करने के लिए हमें बहुत बड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हमारे पास अगर 60th टर्म हमें फाइंड करनी एक इजी से फॉर्मूले से, तो क्या होगी वो? हमारे पास एक फॉर्मूला याद रखने के लिए है L = A + n-1 × D। यहां पर A और D क्या है? बात करें अगर A की, तो A है फर्स्ट टर्म, जिसे आप कहते हैं प्रथम पद, और आपके पास जो D है, D शो करता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो N क्या है? N है आपकी जो nth टर्म होगी। आपका जो N है इस nth टर्म, और L क्या शो करता है? आपकी लास्ट टर्म को, जिसे आप कह सकते हैं कि Tn से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो Tn बोलिए, L बोलिए, आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? L = A + n-1 × D। यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? कोई भी टर्म जो आपसे पूछी जाएगी। एक बात और कि अगर आपसे लास्ट टर्म दी जाए या आपसे कहा जाए nth टर्म, तो ये दोनों ही आपस में बराबर होंगी। तो ये किसका फॉर्मूला है आपके पास? ये है आपके पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर हमें रेंडमली ये पूछा जाए कि जितने भी ये सीक्वेंस हैं उनका सम बताइए, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? हम कहते हैं nth टर्म का सम, या सम ऑफ nth टर्म का योगफल। इसको आप डिनोट करते हैं Sn से, और आपका फॉर्मूला बनता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × D। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं, जो भी आपको AP दी गई है उसका टोटल। क्लियर? तो दो फॉर्मूले आपने पढ़े। फर्स्ट इज L = A + n-1 × D, एंड सेकेंड इज Sn = n/2 × 2a + n-1 × D। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन को आप शॉर्टली लिख सकते हैं AM, और इसको आप हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। यहां पर आपको क्या देखना है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारे पास दो टर्म्स हैं A और B। इन दो टर्म्स के बीच में मुझे एक टर्म को ऐड करना है। मान लीजिए वो टर्म C है। क्लियर? हमने कहा दो टर्म्स हैं A एंड B, और मुझे एक टर्म इन दोनों के बीच में ऐड करनी है, वो है C। अब C क्या होगा? C कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म यहां पर आएगी? C हमें फाइंड करने के लिए एवरेज निकालना होता है। किसका? एवरेज ऑफ A एंड B। अगर हम A और B का एवरेज निकाल लें तो कैसे निकलेगा? A + B/2। तो C की वैल्यू आ जाती है C = A + B/2, और यहां से आपको जो भी C फाइंड होगा वो हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे एग्जांपल के थ्रू देखें तो 8 से लेके 26 तक आपको 5 नंबर्स ऐड करने हैं। यहां पर आपको 5 टर्म्स ऐड करनी है। तो 5 टर्म्स ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे कि इस केस में या इस सिचुएशंस के अंदर हम कहते हैं कि जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो B - A/n + 1 होता है।
अब ये कैसे होता है, हमने लिख तो दिया है बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाएं कि ए और बी के बीच में एक सी को हमें रिप्लेस डालना है नंबर, देन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास सी माइनस ए का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा बी माइनस सी के, बिकॉज जो भी हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू यहाँ पर होगी अगर ये एपी में है। अगर यहाँ पर c की वैल्यू को पुट करें तो c की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने लिखी थी a प्लस बी बाई 2 माइनस ए। क्लियर, तो c की वैल्यू लिखी a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, और यहां से सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी माइनस 2a बाई 2 एंड दिस इज योर b माइनस a बाई 2। यहां पर हमने क्या देखा कि जब हम a और b के बीच में सिर्फ एक नंबर डाल रहे हैं c, तो हमारे पास कितने टर्म्स आए हैं, n प्लस 1 टर्म्स आए हैं, बिकॉज हमारे पास n क्या था 1 एंड हमारे पास 2 वैल्यू आई है, इट इज 1 प्लस 1 2। यही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अगर हमने 5 नंबर डाले हैं तो हमें नीचे क्या मिलेगा 6। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हमने कहा 8 और 26 के बीच में हमें 5 टर्म्स को डालना है, तो हम कैसे करेंगे, 26 हमारा b है, a हमारा 8 है, अपॉन लगाएंगे, n हमारा कितना है 5 टर्म्स लिखने हैं, तो 5 प्लस 1 6, आपको मिलता है 26 माइनस 8 18 बाई 6 एंड 3। तो 3 क्या आया है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 3 है। अब हम अपनी टर्म्स को लिख सकते हैं कैसे, कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 है और 8 के बाद हमें 5 नंबर्स लिखने हैं तो कितना डिफरेंस देना है 3, तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14 एंड 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23 एंड लास्ट इज योर 26। अब देखते हैं कि हमारे पास 5 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 8 से लेके 26 5 टर्म्स को हमने अरेंज किया है और कॉमन डिफरेंस कितना लिया है 3, इनके बीच में डिफरेंस है प्लस 3 का। क्लियर, तो हम हर टर्म में अगर 3 ऐड करते हैं तो हमारी 1 बाय 1 आगे की टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पर एक चीज आपने क्या नोट की कि हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस है तो हम किसी भी सीक्वेंस को बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 8 11 12 14 17 20 23 एंड 26 बनाई। अब आपसे 5 टर्म्स गए या उससे ज्यादा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो अभी तक एपी हमने समझी, सीक्वेंस और सीरीज समझी, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखिए 4b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू a माइनस सी का होल स्क्वायर। बात करते हैं LHS की और प्रूव करेंगे RHS। देन हम कहते हैं LHS है 4b स्क्वायर माइनस ए सी में हमारे पास एक फॉर्मूला है b का। क्या है वो फॉर्मूला, अगर हम कहें कि a प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू b है तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस ए सी। क्या पढ़ा था अभी हमने कि अगर हमारे पास a और c के बीच में एक नंबर डालना है b, तो हमारे पास b का क्या होगा वैल्यू a प्लस सी बाई 2। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पुट की है, इसको सॉल्व कीजिए। देन 4 आपके पास आती है a प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस ए सी। यहां से कहेंगे 4 ब्रैकेट a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 और 4 को लेंगे बाहर, देन 1 हो जाएगा। a प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस के 4ac। क्लियर, इसको सॉल्व कीजिए तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इन टर्म्स को माइनस करेंगे माइनस 2ac, और ये आपका फॉर्मूला एक बनता है किसका, a माइनस सी का होल स्क्वायर। और आप देखते हैं कि यही हमें RHS में दिया गया है। RHS क्या था, a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूले के थ्रू आपने इस पूरे क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व किया। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारे पास एक श्रेणी दी गई है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसी तरीके से आपको 20
टर्म्स दी गई हैं, अब आपको बताना है इनका टोटल। टोटल कैसे पता चलेगा? देखिए हमें पूछा है सम ऑफ 20th टर्म, यही पूछा गया है। तो हम कहेंगे हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a और d क्या थे? a इज द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और हमारे पास d है कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास a और d हमें पता है, क्या कहेंगे? n क्या है? और n है nth टर्म। nth टर्म क्या दी गई है आपको? 20। तो 20 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है आपके पास? 1। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू d क्या है आपके पास? देखते हैं 1 प्लस 3, इट इज 1 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 का। तो आप देखेंगे यहाँ पर d की वैल्यू है 2। आप चेक कर सकते हैं 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 के बीच में 2, देन 7 और 9 के बीच में भी 2, तो आपका कॉमन डिफरेंस है 2। यहां से वैल्यू आती है 10, 2 प्लस 38, आपकी वैल्यू है 40 इंटू 10 400। तो आपके पास इस सीरीज के लिए या इस सीरीज के लिए आपके पास टोटल कितना आ गया? 400, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिए गए हैं समांतर श्रेणी a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी। यहां पर आपको सिद्ध करना है कि a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी समांतर श्रेणी में होंगे, जबकि ए बी सी धन राशियां हैं, मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब ये एपी के अंदर है। अगर मैं प्रत्येक पद में या प्रत्येक टर्म्स में, प्रत्येक पद में प्लस 1 करने पर क्या होगा? a बाय बी प्लस सी प्लस 1, b बाय सी प्लस ए प्लस 1 एंड c बाय ए प्लस बी प्लस 1। यहां से एलसीएम लेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी। आपके पास यहाँ आएगा b प्लस सी प्लस ए बाय सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी बाय ए प्लस बी। अब हम देखेंगे कि जब हमने हर टर्म्स में प्लस 1 किया तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस आया है ये भी तो एपी है, और जब हमने एलसीएम ले लिया है ये भी क्या है? एपी में है। क्लियर? तो अभी तक हम एपी में चल रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि प्रत्येक पद में a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर यहां पर दीजिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी, कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और आपकी वैल्यू है a प्लस बी। यहां से आपकी ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं, बचता है 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी। क्या ये भी समांतर श्रेणी में है? ऑफ कोर्स, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। आगे क्या कहेंगे कि हमारे पास प्रत्येक पद में a प्लस बी, c प्लस ए एंड b प्लस सी से गुणा करने पर
क्या वैल्यू आएंगी आपके पास, b प्लस सी को छोड़ के दो वैल्यूज आएंगी, a प्लस बी और c प्लस ए, बिकॉज ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे c प्लस बी, और आपके पास बचेगा a प्लस बी और c प्लस ए। इसी तरीके c प्लस ए को छोड़ के a प्लस बी और आपके पास b प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी को छोड़ेंगे b प्लस ए और b प्लस सी, ये भी आपका AP में है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, AC प्लस ए स्क्वायर प्लस BC प्लस BA प्लस कोमा, यहां से कीजिए AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC, फिर से कोमा CB प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस AC, ये भी आपका AP के अंदर है। अब हम कहते हैं कि प्रत्येक पद में, हर टर्म में आपको क्या करना है, AC प्लस BC प्लस AB को घटाने पर क्या होगा, आपके पास होगा a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से आपका कैंसिल होगा AC BC BA, यहाँ से भी आपका AB AC एंड BC। इसी तरीके से थर्ड टर्म आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, और आपको क्या प्रूफ करना था कि ये AP में है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है वो भी क्या है, AP के अंदर है, और आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। क्लियर, तो ये वाला थोड़ा लेंथी था और इसको समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।